कर लिखो। लिखो अ प्योर इंडक्टर, अ प्योर इंडक्टर of 25 millihenry of 25 millihenry is connected to a source of 220 volt, is connected to a source of 220 volt full stop. Find the inductive reactance, find the inductive reactance if the frequency is 50 hertz. Find the inductive reactance if the frequency is 50 hertz. Also find RMS current. Also find RMS current. फिर से बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन छूट अगर गया हो फिर से बोल दे रहा हूँ. A pure inductor of 25 millihenry is connected to a source of 220 volt. Full stop. Find the inductive reactance. Find the inductive reactance. Inductive reactance मतलब एक्सेल निकालना है, ठीक है. Find the inductive reactance and RMS current. या फिर find the inductive reactance if the frequency is 50 hertz. If the frequency is 50 hertz. Also find RMS current. Also find RMS current. चलो करो, ये तो कर सकते हो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है. करो भाई. एल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है. फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 50 हर्ट्ज और कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट. ये क्या है, ये पहचानो. बताया था मैंने एक बार, जो भी चीज़ कनेक्ट की जाती है, जिस भी सोर्स से कनेक्ट होने का जो भी वैल्यू दी होती है या फिर जिससे कनेक्शन होता है, तो वो क्या होता है एक्चुअल में. पीक वैल्यू कहीं लिखा है, पीक वैल्यू है वो ERMS वैल्यू है, मैंने बताया था ना एक बार, वो ERMS दिया है 220 वोल्ट. जब कभी आए इस कनेक्टेड टू है 200 वोल्ट और तो वो तुम्हें ERMS दे रखा है उसने, ठीक है. इक्विवेलेंट वैल्यू इन द डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट सप्लाई से जो इक्विवेलेंट करके जो वैल्यू आती है वो दे रखी है. कभी भी तुम्हें या तो पीक वैल्यू दे रखा है तो लिखेगा वो कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज दिस. कभी एक वैल्यू सिंगल वैल्यू नहीं लिख सकता, समझ रहे हो ना. तुम्हें क्या लगता है AC सोर्स आ रहा है 220, क्या हमेशा 220 ही वोल्ट रहती होगी. वो RMS वैल्यू होती है, समझ रहे हो. जब तुम्हें घरों में 240 वोल्ट की सप्लाई आती है, वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट तो है लेकिन वो RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है. क्योंकि एक फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती ना उसकी. अगर फिक्स वैल्यू है दैट मीन्स वो RMS वैल्यू दे रखी है, ठीक है. ये 3 चीज़ें दे रखी हैं, जो पूछा है वो निकालो. एक्सेल की वैल्यू आ रही है 7.85 ओम. अच्छा, यूनिट क्या रखोगे एक्सेल की, होता रेजिस्टेंस ऑफर्ड है तो ओम की, वही ओम की जैसी ही यूनिट होती है उसकी.
अगर डायमेंशन एनालिसिस समझते हो तो ये बात भी समझ गए होगे, ठीक है। एक्सएल एक्सी की वैल्यू क्या रहती है, वो यूनिट क्या रहती है, ओम ही रहेगी, ठीक है। हाँ उसकी भी ओम ही रहेगी, है तो रेजिस्टेंस ही वो। डायमेंशनल फॉर्मूले के उस पर देखो तो उसकी यूनिट मिली हेनरी को चेंज किया, मिली हेनरी को हेनरी में चेंज करो तो देखो कैसे होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला इंडक्टिव रिएक्टेंस का, बताओ ऑनलाइन में बताइए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। 2πfl। 2πfl होता है, ओमेगा एल होता है ना बेसिकली, तो 2πf इंटू एल, तो 2 इंटू पाई यानी 22/7, एफ की वैल्यू 50 है, एल की देखो, एल की वैल्यू पे ध्यान दो, मिली हेनरी है ना, 25 ही मत लिख देना, मिली को चेंज करोगे हेनरी में, तो 25 10⁻³ इसको सॉल्व करने पे 7.85 आ रहा है ओम। यूनिट क्या लिखोगे, ओम लिखोगे, एक्सएल की भी लिखोगे, एक्सी जो होता है उसकी भी ओम ही लिखोगे, ठीक है। तो डायमेंशनल करेक्ट होना चाहिए ना इक्वेशन, आई अपॉन आर और आई नॉट अपॉन आर, आई नॉट अपॉन ओमेगा एल और आई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये जो तीन चीज़ें नीचे हैं, अगर डायमेंशनल कंसिस्टेंट है इक्वेशन तो इन तीनों के डायमेंशन भी सेम होने चाहिए यार, तीनों की यूनिट भी तो सेम होनी चाहिए। इस वजह से इसकी, इसकी और इसकी तीनों की यूनिट क्या रहती है, ओम ही रहती है। एक्सेल पता चल गया हमें, अब मुझे पता करना आईआरएमएस, तो आईआरएमएस क्या हो जाएगा बताओ, ईआरएमएस अपॉन एक्सएल, सिंपल सी फॉर्म है। अगर आई नॉट तुमसे पूछा होता पीक वैल्यू ऑफ करंट तो ई नॉट अपॉन एक्सएल लिखते हैं, अगर तुम्हें आई आर एम एस पूछा तो ई आर एम एस अपॉन एक्सएल करो, एक्सएल चेंज नहीं होगा, एक्सएल तो रेजिस्टेंस है ही। ई आर एम एस दिया 220, एक्सएल की वैल्यू 7.85, इसको सॉल्व करके बताइए कितनी आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ रही 28.03, 28.03 एम्पियर, ये आई आर एम एस की वैल्यू होगी, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। चलिए यस सर। एक और क्वेश्चन लिखूं, लिखो, ये नोट कर लो पहले सभी लोग, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं समझे। 6 सर्किट्स जो होंगे उस पर 6 सर्किट से क्वेश्चन, 6 से सर्किट से क्वेश्चन आते हैं। अब किसका आ सकता है वो नहीं कहा जा सकता, तो आपको सभी पढ़ने हैं सही से। एक तो 3 तो यही हो गए बेसिक वाले, और 3 कॉम्बिनेशन वाले हो जाएंगे, ठीक है। एक एल हो गया, एक सी हो जाएगा, एक एल हो जाएगा और एक एल सॉरी 7 सर्किट है, ठीक है, 7 सर्किट हो जाते हैं। तो किस सर्किट से क्वेश्चन आ जाए नहीं पता होता है, और सभी से आए हुए हैं क्वेश्चन, सभी सर्किट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पढ़ना तो एक एक सभी चीज़ है ना हमें। 3 सर्किट पढ़ चुके ऑलरेडी, सरल थे वो, बाकी तो उससे भी सरल है, बाकी में कुछ डेरिवेशन नहीं करना है, बाकी जो सर्किट्स हैं बस अच्छी बात यह है, बाकी सब में कोई डेरिवेशन नहीं है, इनमें हमें डेरिवेशन करना पड़ा था, ये अच्छी बात है उसकी। चलो एक क्वेश्चन लिखो, अ कॉइल हैज़ एन इंडक्टेंस, कॉइल हैज़ एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, coil has an inductance of 1 Henry, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट इज एट व्हाट फ्रीक्वेंसी एट व्हाट फ्रीक्वेंसी at what frequency will it have a reactance of रिएक्टेंस का मतलब वही है जो भी, अब जैसे इंडक्टर लगा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहा है, कैपेसिटर लगा होता है तो कैपेसिटिव इंडक्टर की बात। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट लगे होते हैं तो उसको फिर आगे जगह इम्पीडेंस बोला जाता है, वो अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो रिएक्टेंस का यहाँ मतलब है जो भी रेजिस्टेंस है सर्किट में, रिएक्टेंस ऑफ 3142
3142 3142 ओम 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 क्वेश्चन मार्क। ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट लिखिए। सेकंड पार्ट, व्हाट शुड बी, सेकंड पार्ट है, व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर which has the same reactance at that frequency हाँ, at that frequency। क्वेश्चन नोट हो गया ना सबका? ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं करवाऊँगा। है अपने आप सॉल्व हो जाएगा, आसान है क्वेश्चन। ऑनलाइन में क्वेश्चन नोट हो गया सबका? देखो वेरी गुड, सही है। 500 हर्ट्ज, ठीक है, सही है। चलो मैं ही बता देता हूँ, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले इंडक्टेंस कितना गिवन है? 1 हेनरी। हमसे पूछा एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है हमें। और इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो जाए, यानी कि जो एक्सेल है वो 3142 हो जाए, यानी कि एट व्हाट फ्रीक्वेंसी द इंडक्टिव रिएक्टेंस शुड बी 3142 ओम, ठीक है। इफ द इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 1 हेनरी, ये दिया हुआ है। क्या सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करो ना। एक्सेल का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई एफ इंटू एल। फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला से ही सब कुछ करना है ना। एफ निकालना है मुझे, एफ फाइंड आउट करना है, तो एक्सएल अपॉन 2 पाई एल। एक्सएल की वैल्यू कितनी है? 3142। 2 पाई मतलब 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, और एल की वैल्यू कितनी है? 1 है। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। भाई एक्सएल की वैल्यू 3142, 2 पाई 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, एल की वैल्यू 1 है। तो सॉल्व करो, आएगा। ये 11 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 222, हाँ 3.14, वेरी गुड, हाँ ये बात भी सही है। 3.14 रख दो, हाँ, और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो सॉल्व करके करो, कितना 500 आ रहा होगा? 500, अरे सॉरी यार, एक्सेल दिया है वो, मैं एल लिख रहा था उसको। ठीक है, 2 पाई की जगह मैं 3.14 कर दूँ, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5000 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। एफ की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट में क्या करना है? फ्रीक्वेंसी,
यही पूछा है उसने कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटेंस पूछ रहा है वो। अगर यही फ्रीक्वेंसी रखूँ मैं और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कितना है, रिएक्टेंस भी कितना आ जाए, इतना ही, यानी कि अब कैपेसिटर लगाओगे तो कौन सा आएगा, कौन सा, तब कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगा। वो सीधी सीधी पूछ रहा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इतना ही रहे 3142 और फ्रीक्वेंसी भी इतनी रखी जाए, तब कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कर लोगे? एक्सी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/ω/c। एक्सी कितना हो रहा है, 3142 ही रहे। भाई लैंग्वेज में क्या बोला उसने, क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस ही तो होता है। विच हैज़ द सेम रिएक्टेंस एट दैट फ्रीक्वेंसी, जिसका रिएक्टेंस क्या रहे, सेम रहे, और फ्रीक्वेंसी भी क्या रहे, सेम फ्रीक्वेंसी। बस आप इसको कर लो। मैं सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1/ω/XC हो जाएगा कि नहीं। ओमेगा की वैल्यू 2πf, XC की वैल्यू 3142। बस इसको सॉल्व करो। यहाँ 500 रखो, पाई की जगह पाई की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे कुछ आ रहा है 0.11 10⁻⁻⁶ फैरेड। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। कैपेसिटेंस की क्या होती है, फैरेड होती है। सॉल्व करना जाके इसको करोगे तो इतना आएगा वैल्यू 0.11 10⁻⁻⁶ फैरेड। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.11 माइक्रो फैरेड भी लिखा जा सकता है। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। फर्स्ट पार्ट की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये हो जाएगी। इसको नोट कर लो, फिर इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ न्यूमेरिकल। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले आपको सही से याद हो, सब कुछ कर लोगे। बस ये जो अल्टरनेटिंग करंट में जो क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूले बेस्ड ही आते हैं। आपको बस पता होना चाहिए क्या बोल रहा है वो। अब रिएक्टेंस तुम्हें ये नहीं पता रिएक्टेंस का मतलब क्या है, तो कहाँ से कर पाओगे क्वेश्चन। तुम्हें फॉर्मूला याद भी होगा तब भी नहीं कर पाओगे। तो उसमें जो की टर्म्स हैं वो भी पता होने चाहिए। लिखो, बोर्ड का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का भी है, बोर्ड का भी, दोनों का है। देखिए अब 1.50 माइक्रोफैरेड ऑनलाइन में लिख लिया सबने ये, चलिए लिखिए। हाँ लिखिए 1.50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 1.50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर is connected to a 220 volt 50 hertz source, 50 hertz source. Full stop, find the capacitive reactance, and the current कौन सा फाइंड आउट करना है, आरएमएस एंड पीक दोनों। करंट के ब्रैकेट में लिख लेना आरएमएस एंड पीक। आरएमएस फाइंड आउट करोगे और पीक वाला भी फाइंड आउट करोगे इन द सर्किट। फुल स्टॉप। if the frequency is doubled what happens to the capacitive reactance and the current capacitive reactance and the current करो, ठीक है ना। इसको करिए।
ये बेसिक वही फॉर्मूले से ही क्वेश्चन करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। किसकी? एक्सी की वैल्यू 212 ओम, 212 ओम। माइक्रो फेरेड है और क्या। देखिए इसको देखो, ध्यान से देखो, इसमें दिया हुआ है भाई C की वैल्यू कितनी दी है, 1.50 माइक्रोफेरेड। कैपेसिटेंस सॉरी अब 1.50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस दिया हुआ है ना 1.50 माइक्रोफेरेड का। आगे बढ़ते हैं। इस कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, ये क्या है, इस कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई। इसका मतलब क्या है, 220 क्या है यहाँ पे, ERMS है। हमेशा याद रखना, जब तक तुम्हें लिखा ना हो कि पीक वैल्यू है ये, तब तक वो ERMS ही रहती है। जो कनेक्टेड होती है सप्लाई वो ERMS ही है, समझ रहे हो। ERMS दे रखा है 220 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। 50 हर्ट्ज दिया है ना, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 50 हर्ट्ज की। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव है याद रखना, कैपेसिटिव। इंडक्टिव तो इंडक्टिव में अपने पता चल जाएगा, इंडक्टिव में L आता है, यहाँ पे C आएगा, ठीक है। तो XC का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा C, दैट इज 1/2 पाई F इंटू C। 3.14, F की वैल्यू क्या है 50, C की वैल्यू क्या लोगे फेरेड में लोगे तो 1.50 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, हाँ पॉइंट में आ रहा है, अप्रॉक्स में जो वैल्यू होगी वो कुछ आ रही है 212। पॉइंट में ऑब्वियस सी बात है, पूरा करेक्ट तो आ नहीं रहा होगा, 3.14 है तो पूरी तरीके से कट तो रहा नहीं होगा। अप्रॉक्स में कितना आ रहा है 212 ओम आ रहा होगा। कितना आ रहा है एक्चुअल में, कितना आ रहा है 2 पॉइंट में नहीं होगा, 212 करके होगा। हाँ तो हाँ उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 212 ही लगभग आएगा, अप्रॉक्स में लिख सकते हो, उसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। किसी ने सपोज 211 पॉइंट लिख दिया तो गलत नहीं है, वो सही है, अप्रॉक्स में लिख दो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका सही होना चाहिए। पता है फॉर्मूला ही ओमेगा की जगह कुछ और लिखे पड़े हो, F की जगह कुछ भी ले लिया, C को माइक्रोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट नहीं किया है तो गलत हो गया। बाकी चीज़ें आपने सही लिखी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 212 बिल्कुल करेक्ट फिगर नहीं है, अप्रॉक्स में लिखा गया है, ठीक। अच्छा इसके आगे वाला पार्ट करो। IRMS पूछा है ना, IRMS और पीक करंट भी पूछा है, तो IRMS क्या होगा, ERMS अपॉन XC। ये फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा, अरे सिंपल से याद रखना, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस तो है नहीं यहाँ पे, रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, XC कर रहा है। तुमसे पीक वैल्यू पूछता है तो E0 यानी पीक वैल्यू, इसको पीक वोल्टेज अपॉन पीक सॉरी अपॉन रेजिस्टेंस जो भी है यहाँ पे XC रहेगा। फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप बन जाएंगे वो।
ये आर एम एस कितना है 220, एक्सी की वैल्यू 212, तो कितना आ जाएगा बताओ? कुछ 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो कुछ आ रहा है 1.04, आई आर एम एस 1.04। आई नॉट कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना है यार, ये आई आर एम एस पता चल गया, आई नॉट भी निकल जाएगा, उसमें क्या है। आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है? आई नॉट बाई √2, तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2 मल्टीप्लाई बाई आई आर एम एस, तो यानी कि 1.4 समथिंग होती है ना, और आई आर एम एस की वैल्यू 1.04। सो सॉल्व करो, वैल्यू बताओ। √2 की 1.414 होती है ना, उसको 1.04 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ वैल्यू आ रही है 1.47। कैलकुलेशन तो कर लोगे यार, कैलकुलेशन थोड़ी ना बतानी पड़ेंगी। कैलकुलेशन तो आसान है, कर लोगे, √2 मल्टीप्लिकेशन करना है वो तो कर ही लोगे। 12th लेवल पे ये सब थोड़ी बातें बताई जाती हैं। समझ गया? सेकंड पार्ट इसका करो, इसको नोट डाउन करो पहले। सबसे पहले बोला गया क्या है कि बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी जो है उसको डबल कर दें, तो एक्सी पे क्या फ़र्क पड़ेगा एंड करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई भी करंट करो, कितना हो जाएगा कम? आधा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है, देखेंगे क्या होता है, इसमें तो डाउट नहीं है कुछ। बस ठीक है, बस ऐसे ही इसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, अगर ये कर ले रहे हो दैट मीन्स आपके नंबर पक्के हैं, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं, यही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि अब किसी में हो सकता है आई नॉट ना पूछे, आई आर एम एस पूछे, आपको फॉर्मूले पता है तभी कर लोगे, पूरे नंबर तभी कह रहा हूँ ना, पूरे नंबर देगा ये, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी। अब एक क्वेश्चन अगर बाई चांस इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है वो भी करवा दे रहे हैं, थोड़ा टफ टाइप का, टफ तो नहीं है, हल्का सा लैंग्वेज की फॉर्म में अलग होगा, वो करवा देंगे, तो इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ अलग से करना ही नहीं है आपको। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट पार्ट चल रहा था, सेकंड पार्ट क्या होगा। देखो एक्सी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है, तो पढ़ाया था हमने। एफ अगर डबल कर दोगे, अगर एफ सपोज डबल हो गया, ये तो इनिशियल था, सपोज इनिशियल एक्सी आया था, तो उस टाइम फ्रीक्वेंसी एफ रही होगी और एक्सी क्या था आपका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस था। अब सपोज जब मैं फ्रीक्वेंसी में चेंज करूँगा तो कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी चेंज होगा कुछ ना कुछ। कितना हो गया है, 2 टाइम्स ऑफ एफ हो गया कि नहीं, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 टाइम 1/f क्या था, एक्सी था, कितना हो गया ये, कहने का मतलब आधा हो जाएगा एक्सी का, एक कांस्टेंट साथ में जुड़ रहा होगा उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, एक्सी जो न्यू एक्सी होगा, चेंज एक्सी होगा, वो आधा होगा इनिशियल एक्सी से। तो लिख लो इस चीज़ को, कैपेसिटिव सीटिव रिएक्टेंस will be halved of initial value आधा हो जाएगा। करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सोच समझ के बोलो, ऐसे मत बोलो, सोच समझ के बोलो। कोई भी करंट ले लो, आई नॉट क्या था, ई नॉट अपॉन एक्सी था, एक्सी कितना हो रहा है, आधा हो रहा है ना, यानी ये इनिशियल वैल्यू थी, सपोज ये इनिशियल वैल्यू थी, आई नॉट ई नॉट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस पर क्या फ़र्क पड़ा होगा, मान लेते हैं आई नॉट डैश हो गया, ई नॉट की वैल्यू सपोज हमने नहीं चेंज की, एक्सी कितना हो जाएगा, एक्सी कितना हो गया, ये एक्सी डैश जो है, एक्सी चेंज वाला ये हो गया, ये कितने टाइम्स है इनिशियल का, आधा है ना, एक्सी अपॉन 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। या फिर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ ई नॉट अपॉन एक्सी, और ई नॉट अपॉन एक्सी क्या आई नॉट के बराबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं यहाँ पे आई आर एम एस लिखता तो यहाँ पे ई आर एम एस होता, यानी कोई भी करंट हो, कोई भी करंट आई आर एम एस हो या फिर आई नॉट हो, कुछ भी करंट हो,
वो डबल ही हो जाएगा अगर ये कंडीशन हम करते हैं। फ्रीक्वेंसी डबल कर दोगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सब चीज़ें फॉर्मूले से ही बनेंगी। तो लिख लो करंट बिकम्स डबल। कौन सा करंट, कोई भी करंट हो। IRMS भी डबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे IRMS होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ERMS हो जाएगा, अपॉन में XC ही रहता है। तो करंट बिकम्स डबल, करंट्स बिकम डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ये भी लिख लेना क्यों हुआ, वो भी लिख सकते हो। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लिखे, लास्ट क्वेश्चन है ये इस टॉपिक का, ठीक है। इन तीनों से भाई, तीनों सर्किट के हमने ले लिए क्वेश्चंस। आर पे इतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, आर पे थोड़ी ना बन जाएगा क्वेश्चन। रेजिस्टेंस दे रखा है तुमसे निकालने को, उसमें सेम फेज में चलते हैं ना, इतना कुछ उसमें वो नहीं होता, वेरिएशन नहीं होता है। इसलिए प्योर रेजिस्टेंस के बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे ही नहीं जाते हैं, ऐसा समझो। प्योर रेजिस्टेंस के तुमसे करवाना होगा तो 10th क्लास में कर ही चुके, E इक्वल टू मतलब V इक्वल टू IR, वो नहीं देगा। L प्योर L या फिर प्योर C के देता है, नहीं तो कॉम्बिनेशन वाले देता है। एक क्वेश्चन लिखो, बोर्ड का ही है क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन लिखे। 200 मिली हेनरी, 200 मिली हेनरी, 200 मिली हेनरी इंडक्टर, इंडक्टर and a 5 microfarad and a 5 microfarad capacitor are connected one by one across a sinusoidal का मतलब क्या होता है भाई, साइन वेव जो होती है, मैंने बोल भी चुका हूँ कई बार, नाम भी ले चुका हूँ, जो साइनोसाइडल मतलब कि साइन की जो वेव्स होती हैं, साइन वेव्स, वही साइनोसाइडल वेव्स बोली जाती हैं। साइनोसाइडल AC वोल्टेज सोर्स, AC वोल्टेज सोर्स, AC वोल्टेज सोर्स वोल्टेज सोर्स का जो इक्वेशन दे रखी है वो इस तरीके से है, V इज इक्वल टू 70.7 साइन 1000 t वोल्ट। अब इसका इक्वेशन देखना तो मैंने बता ही चुका हूँ क्या कैसे क्या होता है, ठीक है, उसमें डाउट नहीं होगा, होगा भी तो क्लियर हो जाएगा। ये जनरल इक्वेशन दे रखी है, जो भी साइनोसॉइडल वेव की बात करी जा रही, साइनोसॉइडल AC वोल्टेज की बात करी जा रही है, उसकी जनरल इक्वेशन क्या है, ये है। आगे इसके आगे लिखो, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन ईच केस, करंट इन ईच केस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आसान भी बहुत है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन ईच केस। इन ईच केस करो। यहाँ पहले पहचानो तो ये इस इक्वेशन का मतलब क्या है, जो जो वैल्यूज़ निकल सकती निकालो उसको, करो निकाल। इसमें क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ पहले, दो चीज़ें दे रखी हैं, दो एलिमेंट्स हैं, एक इंडक्टर है और एक क्या है, कैपेसिटर है। वैल्यूज़ कुछ दे रखी हैं, दोनों को एक एक करके लगाया गया, एक साथ नहीं लगाया गया, पहले वो लगाया गया, फिर दूसरे बार फिर वो हटा के कैपेसिटर लगा दिया गया, और सप्लाई यही रखी गई है। सप्लाई क्या रखी गई, यही रखी गई है। हमें बताना है कि दोनों केसेस में करंट जो है, करंट जो आपका इंस्टेंटेनियस करंट होता है, उसकी इक्वेशन क्या है दोनों केसेस में। जब इंडक्टर लगाया गया था या कॉइल लगाई गई थी, तब कितना करंट का एक्सप्रेशन रहा होगा, क्या रहा होगा, इसी फॉर्म में, ठीक है। फॉर्म यही रखनी, जनरल इक्वेशन बनानी है। और जब हमने कैपेसिटर लगाया होगा तो क्या एक्सप्रेशन रहा होगा, समझ गया। करो भाई, 1-2 मिनट दे रहा हूँ मैं, ट्राई करो।
अच्छा ईमानदारी से बताना, घर पे जाकर पढ़ते हो फिजिक्स? करो करो, हट गया। हम्म, 70.7 अपॉन 200, 10 की पावर -3, 3 हट जाएगा 200 ना। वैल्यू बताओ, वैल्यू की फॉर्म में करंट की कुछ वैल्यू आई होगी ना, पीक वैल्यू की करंट की। भाई करंट की जनरल इक्वेशन क्या होती है इंडक्टर के केस में? सुनो पहले, अब सुनो मेरी बात, अब मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। वोल्टेज की इक्वेशन नहीं चेंज होगी, हम वोल्टेज चेंज ही नहीं कर रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं? हम एलिमेंट चेंज कर रहे हैं। पहले हमने क्या लगा दिया? इंडक्टर लगा दिया, यानी पहले कॉइल के पहले जो सर्किट रहा होगा कैसा रहा होगा? कुछ ऐसे रहा होगा। तब वोल्टेज की सप्लाई क्या है? V = 70.7 साइन 1000 t वोल्ट, ठीक है। इसका L इंडक्टेंस है, ठीक। पहले चलो यही केस सॉल्व करते हैं, ठीक। हमें बताओ, ये बताओ, जब डेरिवेशन हमने करवाया था तो आई की जनरल इक्वेशन क्या आई थी? जनरल इक्वेशन फॉर आई की वैल्यू क्या आई थी? I0 साइन ओमेगा टी -π/2 थी कि नहीं? अरे यार ये क्वेश्चन थी कि नहीं? करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय द फेज एंगल ऑफ π/2, था कि नहीं? कैपेसिटर में यहाँ प्लस हो जाता था बस, और कुछ फर्क नहीं आता था। हमसे यही पूछिए, इक्वेशन बनाओ। ये इक्वेशन वैल्यू की फॉर्म है, जैसे यहाँ पे वैल्यू है। चलो कैसे बनेगी देखो। V की जनरल इक्वेशन क्या होती है? V = V0 साइन ओमेगा टी होती है कि नहीं? यहाँ E होता है, हमने क्या कहा था? E लिखो चाहे V लिखो, वही बात होती है। तो E = E0 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे V की फॉर्म में बात हो रही तो V की फॉर्म में ही लिख देना है। V0 इससे कंपेयर, इन दोनों कंपेयर कराओ जरा। V0 की वैल्यू क्या है? 70.7 वोल्ट हो जाएगी। ओमेगा की वैल्यू बताओ। 1000। देखो ओमेगा की जगह पे क्या है? 1000 है, तो ये 1000 हो गया। यूनिट क्या रहेगी? सेकंड -1, रेडियन पर सेकंड होती है, सेकंड -1 लिख देते हैं। ओमेगा = दिस। और क्या क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है इसके अलावा? नहीं आ रही है। एल की वैल्यू कितनी दी है? एल की वैल्यू दी है 200 माइक्रोफेरेड। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 हेनरी मिली है। अच्छा हाँ सॉरी, मिली हेनरी। 10⁻³ हेनरी ये हो जाएगी एल की वैल्यू। अब इक्वेशन बनाने के लिए, आई की इक्वेशन बनाने के लिए I0 चाहिए होगा। ओमेगा तो ऑलरेडी हमारे पास है, टी भी कोई, हमें बस I0 चाहिए, बाकी बन जाएगी हमारी इक्वेशन। I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E0 अपॉन XL होगा ना, यहाँ पे XL हो जाएगा। E0 की जगह V0 लिख दे रहा हूँ मैं। V0 की वैल्यू कितनी है? 70.7। XL क्या होता है? 2πf × L। 70.7 2 3.14। F की वैल्यू, अब F की ओमेगा ही ना रख दूँ मैं सीधे? F क्यों रख रहा हूँ मैं फालतू में? ओमेगा L होता है ना फॉर्मूला। ओमेगा की वैल्यू 1000, L की वैल्यू कितनी है? 200 10⁻³ इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी करंट की, जो भी वैल्यू आए तो सॉल्व कर लोगे यार। ये 10⁻³ को ऊपर ले जाना, बाकी ये सॉल्व करने में कुछ समस्या है? ये तो कर लोगे ना, मैथ्स बेसिक है। अब ये थोड़ी, ये सॉल्व करने लग जाऊँगा तो यही घंटे भर में यही चीज़ हो पाएगी। ये करना रखें, इसकी जो वैल्यू आएगी, मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। इसकी जो वैल्यू आ रही है, कुछ आ रही है 0.3535। इसको सॉल्व करके देखना, 0.3535 एम्पियर आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास I0 की वैल्यू पर हो गई, तो बस आई की इक्वेशन बन जाएगी। तो आई की वैल्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी? 0.3535 साइन ओमेगा की वैल्यू क्या लिखोगे? या फिर ऐसे लिखो, साइन 1000 t -π/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई, यही आ रहा है तुम्हारा, बस सही है। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करके लिख लिया करो, ठीक है। इतना एम्पियर करंट I0 की वैल्यू आ रही है, बस IRMS वारएमएस कुछ नहीं पूछा हमसे इक्वेशन बनाने के लिए पूछा है ना, बस। तो इक्वेशन समझ में आ गया। अब कैपेसिटर्स के लिए, कैपेसिटर के लिए बना लो। ऑनलाइन में चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं? बस क्वेश्चन वही है, अभी तक यही तो करते आ रहे हो, बस क्या इक्वेशन की फॉर्म में थोड़ा दिखने में टफ लगने लगा है क्वेश्चन। ऑनलाइन में समझ में आया?
या एम्पेयर भी लिख लेना, ठीक है, एम्पेयर ब्रैकेट में कर दो, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब एक्सी वाली निकालो बैठ के, सॉरी मतलब कैपेसिटर वाली। कैपेसिटर में क्या होगा, ऐसा कुछ सर्किट बनेगा, V इज इक्वल टू, यही इक्वेशन रहेगी 70.7 साइन 1000 t वोल्ट। आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, V नॉट अपॉन XC हो जाएगा। XC की वैल्यू निकालो, XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C, बस। तो V नॉट यानी कि 70.7, XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा दैट इज 1000, और C की वैल्यू कितनी दी है 5 माइक्रो फैरेड, 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब माइक्रो है देखो, 10 की पावर -6 हो जाएगा। ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर मल्टीपल में चली जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो 70.7 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6। इसको सॉल्व करोगे आई नॉट की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास, ठीक। आई नॉट की कुछ वैल्यू आ रही है इसके लिए 0, आई नॉट की इसमें भी वही वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू आ रही है जो उसमें आ रही थी, 0.3535 ही आ रही है। सॉल्व करना है इसको, तो इसमें वैल्यू आ रही है तो वो भी इसमें भी वही आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है। बाई चांस की बात है, हमेशा नहीं होगा, बाई चांस की बात है, सेम आ रही है। हमेशा को हमेशा सेम ही आती थी, उसमें किया था, उसमें आई नॉट उसमें वही आ रहा था, इसमें वही आ रहा था, लेकिन इसमें बाई चांस आ रहा है, हमेशा नहीं सेम पीक वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो आई की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, इसके लिए आई की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस y/2 होती है ना। तो आई नॉट की वैल्यू 0.3535 साइन ओमेगा टी, यानी ओमेगा कितना है 1000 टी माइन प्लस 5/2 प्लस हो जाएगा, और इसको एम्पेयर की फॉर्म में लिख दो। बस यही क्वेश्चन था, बोर्ड का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इसको नोट कर लो फटाफट। क्लियर है ना, ऐसे क्वेश्चन आप कुछ भी कैसा भी पूछ लिया कर लोगे। एक क्वेश्चन और इसी बात पे लिखते हैं, होमवर्क है, होमवर्क बेसिकली देखो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, होमवर्क है ये, ठीक। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ये 3 बार बोर्ड में आ चुका है, जो मैं ये दे रहा हूँ क्वेश्चन 3 बार बोर्ड का है क्वेश्चन, देखिए। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, सरल है, बहुत सरल है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट व्हेन एन इंडक्टर of inductance 1 Henry is connected to AC source of 200 volts and 50 hertz, 50 hertz, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क, बाकी सब एक ही जैसे क्वेश्चन है। हाँ, मैक्सिमम आई नॉट निकालना है, तो ये होमवर्क है। आज के लिए इतने रखते हैं, कल नया टॉपिक पढ़ाएंगे, अब टाइम है नहीं, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है वो, तो कल पढ़ाएंगे, जिसमें LR यानी कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस जोड़े जाएंगे एक साथ सीरीज़ में, कैपेसिटर रेजिस्टेंस जोड़े जाएंगे, कैपेसिटर इंडक्टर जोड़ा जाएगा, फिर LCR, तीनों एक साथ जोड़ दिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम, ठीक है। कल इसको नोट कर लो सभी लोग। चलो आज के लिए इतना ही। कुछ डाउट हो भी, कुछ समझ में आया तो फिर से बता दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये समझ लोगे तो आगे वाले चीज़ें आप अपने आप समझ में आ जाएंगी, क्योंकि पहला सर्किट है ना कॉम्बिनेशन का, तो अगर ये समझ जाओगे तो आगे वाले बड़े आसान से समझ जाओगे, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर।
ये बना लेना, जल्दबाजी क्या है, बन जाएगा बन जाएगा, फिगर बन जाएगा। लिखो इम्पीडेंस, लिखो इम्पीडेंस की डिफिनीशन लिख लो, ठीक है। देखो z इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, z इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज कॉल्ड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ठीक है, इज कॉल्ड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ऑफ द एलआर सर्किट, ऐसे लिखो, इज कॉल्ड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एलआर सर्किट। एलआर, एलआर है ना ये सर्किट, एल और आर का सर्किट है सीरीज में, एलआर सर्किट which opposes और impedes का मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है, impedes रोकना, impedes the flow of AC through it, A dot C through it, alternating current है, AC through it। फिर नेक्स्ट, अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अब फेजर डायग्राम बनाओ साइड में, फेजर डायग्राम, एक फेजर डायग्राम, चलो ये बता दो, एक अल्टरनेटिव फेजर डायग्राम भी बन सकता है, लेकिन ये मैं प्रीफर करूँगा ऐसा बनाओ, ये सरल है थोड़ा, ठीक है, बना लो। यहाँ ई नॉट करके भी दिखा सकते हो, समझे, यहाँ पे ई नॉट करके भी दिखा सकते हो, यहाँ ई नॉट लिख दोगे तो यहाँ पे आई नॉट हो जाएगा, आई नॉट, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई नॉट इजकल टू ई नॉट अपॉन जेड की वैल्यू नहीं चेंज होगी, जेड वही रहेगा, अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से लिखा होता है, बात वही कही गई होगी। और ये डेरिवेशन बहुत पूछा गया है, सिंगल वाले मतलब सातों सर्किट लगभग, एलसीआर कम पूछा गया है, उसमें दूसरी चीज़ होती है रेजोनेंस, वो पूछ लिया जाता है, लेकिन बाकी 6 सर्किट हर सर्किट इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस वाला, प्योर रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं पूछते क्योंकि उसमें यार कुछ है नहीं। हाँ, तो एक प्योर रेजिस्टेंस हटा दो, बाकी कुल मिला के 5 ऐसे सर्किट हैं, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर, नहीं बोला, एलसीआर भी कम पूछते हैं, एलसीआर 3 वाला भी कम पूछते हैं, ये कुछ ज़्यादा थी, 5 के बीच वाले जो 5 हैं बहुत पूछे जाते हैं। अब ये नहीं कह सकता यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, सभी पूछे जा चुके हैं, कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। इसमें आगे लिखे, द करंट लैग्स बिहाइंड, द करंट लैग्स बिहाइंड, द करंट लैग्स बिहाइंड, लैग्स बिहाइंड, लैग्स बिहाइंड द EMF by phase angle phi, by phase angle phi, so the instantaneous value of current is, given by ये लिख लेना, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। रिप्रेजेंटेशन समझ गए ना, इक्वेशन देख के पहचान सकते हो, लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, माइनस है तो मतलब लैग करेगा, प्लस हो जाएगा तो लीड करेगा, हो सकता है आगे वाले में प्लस आ जाए, सी एल जो भी LC सर्किट होता है या फिर RC सर्किट होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें और चीज़ें मैं वेरीफाई करके बता दे रहा हूँ, हालांकि इतने कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक कुछ डाउट हो तो पूछो। tan phi की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना, मैं जो बताने वाला हूँ। एक्सएल की वैल्यू एक्सएल अपॉन आर है, एक्सएल की वैल्यू, सपोज एक्सएल की क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा एल, सपोज एल की वैल्यू 0 है, यानी कि इंडक्टर है ही नहीं, एल की वैल्यू क्या है 0, तो tan phi भी 0 हो जाएगा। मैं वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ बस तो फाई की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ज़रा 0 डिग्री रखो, वही इक्वेशन आएगी, प्योर यानी कि रेजिस्टेंस तो है, तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि नहीं। जब प्योर, अगर L इक्वल टू 0 है तो कौन सा सर्किट हो गया ये, प्योर रेजिस्टेंस वाला, तो फाई क्या होता है प्योर रेजिस्टेंस में, 0 ही तो होता है, यहाँ पे 0 रख के देख लो यार,
ओमेगा टी आएगा केवल, यानी वेरिफिकेशन हो रहा है। अच्छा इसमें ज़रा यहाँ पे आर जीरो रख दो, यही कहना चाहते हो ना, आर जीरो रखो तो क्या इन्फिनिटी हो जाएगा, टेन इन्फिनिटी का 90 डिग्री पे, तो यहाँ 90 रख दो, तो इंडक्टर वाला केस आ गया, तो वो चीज़ वेरीफाई होगी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे दिमाग में, सर ई को नीचे बना देते, तो वो बात नहीं बनती, अगर नीचे में बना देता तो अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब करंट जो है वो लैग ही कर रहा है इस केस में, क्योंकि ये फॉर्मूले से वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है दिमाग में सर ये यहीं पे क्यों बनाया है, ठीक है, इसलिए बनाया कि यही चीज़ होती है इसलिए बनाया, वरना आपकी इक्वेशन भी तो वेरीफाई करनी चाहिए वो चीज़, तो इक्वेशन वेरीफाई कर रही है ना। ठीक है, तो ये भी साइड में कहीं लिखना चाहो लिख लो, याद रहेगा। हाँ यार ये भी लिख लो, ये तो लिख लो पूरा, ये पहले लिखो फिर ये सब लिख लेना साइड में। इसमें और भी चीज़ें हैं, अभी और भी चीज़ें बताऊँगा। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है? चलिए और भी चीज़ें बताते हैं इसमें। अब सपोज तुम्हें सपोज फेज एंगल दिया हुआ है, सपोज मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ थोड़ा, तुम्हें सपोज फेज एंगल दिया हुआ है और तुम्हें जेड निकालना है फेज एंगल से, तो बाकी सब चीज़ें दी हुई हैं, जेड निकालना है, कैसे निकालोगे? तो फेजर डायग्राम का ही यूज़ हो, ये लिख लिया था हा? फेजर डायग्राम का ही यूज़ होगा। देखो ये फेजर डायग्राम बहुत काम का है, ज़रा देखो ध्यान से, कुछ ऐसे फेजर डायग्राम बन रहा है, एक रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है कि नहीं, ऐसे समझो ये वी नॉट है, लेकिन वी है इधर ना, वी एल है इधर, कुछ भी है, अब वी एल की वैल्यू इतनी भी हो सकती है, इतनी, और पीक वैल्यू जाके क्या हो जाएगी, वी नॉट एल हो जाएगी, समझ रहा हूँ, लेकिन इसी लाइन पे मान सकते हैं चल रही होगी। तो यहाँ पे वी एल है सपोज, होगा ही सपोज क्या, और इधर क्या है, आई को छोड़ दो, अब आई को नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ क्या है, वी आर है। देखो यहाँ मैंने रिप्रेजेंटेशन कैसे की है पीक वैल्यू की, क्योंकि आर भी लिखना था नॉट भी लिखना था, तो नॉट नीचे लिख दिया, ऊपर आर लिख दिया, ठीक है, आर रख दिया, यहाँ पे वी नॉट एल, इसका मतलब पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, पीक वैल्यू, ठीक, कांस्टेंट थोड़ी रहेगी वैल्यू, आई पे डिपेंड करेगी, आई चेंज होता रहेगा उस हिसाब से। वी आर की वैल्यू क्या होती है, आई इंटू आर, इसकी वैल्यू क्या होती है, आई इंटू एक्सएल, ये जेड होता है, जेड मतलब कि ई होता है, ई की वैल्यू क्या होता है, ई की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू जेड होगी, ई क्या होगा, आई इंटू जेड, अरे करंट मल्टीप्लाई बाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही तो होगी ई की वैल्यू। अच्छा तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बाकी चीज़ें रब कर दो, बाकी चीज़ें तो कैंसिल आउट हो जाएंगी ना, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एक्सएल जेड आर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट करोगे आई आई कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो यहाँ पे कोई भी एंगल कॉस फाई निकालो, टेन फाई, साइन फाई, आई आई कैंसिल आउट ही होना है हमेशा, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैंने जानबूझ के वो बनाया था इससे कि समझो बात को, ठीक। अच्छा यहाँ पे ये फाई है, ये क्या है, दिस इज़ फाई, अगर मैं कॉस फाई करूँ, ये एक्सएल है, कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज तुम्हें रेजिस्टेंस दिया हुआ है और तुम्हें फाई दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया है, फाई दिया है, ओमेगा एक्सएल नहीं दिया हुआ है कुछ, एक्सएल या इंडक्टर की वैल्यू नहीं दी गई है, तो कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मतलब आर अपॉन जेड, एक ये भी फॉर्मूला बन सकता है, बल्कि कुछ भी फॉर्मूला बन सकता है। अगर साइन की वैल्यू में साइन फाई कर दो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर तुम्हें एक्सेल दिया हुआ है, कुछ भी वैल्यू निकालनी हो, कैसा भी यूज़ हो सकता है, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बना लो। ये 90 डिग्री है भाई, वो तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री है, तभी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहे हैं। दिख नहीं रहा है?
हम्म? कृति है और वो है उसकी सिस्टर, वो प्रियांशी। ये भी बना लेना, इसकी बहुत यूज़ होगा, इसका बहुत यूज़ होगा, ठीक है। ये एक्सेल है तो ये भी एक्सेल होगा, पैरेलल साइड सारी इक्वल होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक्सेल लिख दिया, बस ये ट्रायंगल को ध्यान रखो। ये एक्सेल है यार, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, जेड हो गया। यहाँ पे वेक्टर का सहारा लिया गया, वेक्टर क्यों, फ्लक्चुएटिंग नेचर का है ना, कांस्टेंट नहीं है कोई चीज़। तो ये तो बात हो गई एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज, पूरी बात हो गई। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखो सी आपसे, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, कुछ डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल करवाता हूँ। नहीं है डाउट कुछ, चलिए। अगर ये सही समझ गए तो आगे वाले अपने आप समझ चुके हो तुम, ठीक है। क्योंकि देखो प्योर में थोड़ा इंटीग्रेशन और वो था, बाकी अब जो आगे वाले सर्किट हैं सब सेम एक ही जैसे हैं, ठीक है, एक ही जैसे हैं सब। कौन सा न्यूमेरिकल क्या था भाई, क्या था, अनसॉल्व वाला था, क्या था, क्या क्वेश्चन क्या था। आंसर है 0.9 एम्पेयर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो न्यूमेरिकल फटाफट लिखो। व्हेन एन इंडक्टर L and a resistor R, when an inductor L and resistor R in series are connected across a 12 volt comma 50 hertz supply, a current of 0.5 ampere, a current of 0.5 ampere flows in the circuit, full stop. The current differs in phase from the applied voltage by pi by 3 radian, calculate the value of R, resistance R, कैपिटल R। क्वेश्चन सबका लिख किया, करो सॉल्व। सब फॉर्मूले तुम्हारे सामने हैं, ये वही बात होगी, बुक ओपन है और तुम्हें सॉल्व करना है, फॉर्मूले तुम्हारे सामने। ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूँ फिर मैं करवाता हूँ। पहचानो क्या बोला गया है। ये 12 वोल्ट क्या हो जाएगा, ERMS होगा। मैंने क्या कहा, सप्लाई जब लिखा होता है, जब तक तुमसे बोला नहीं गया कि दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो कनेक्शन वाला होता है वो ERMS की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बोला जाता है 240 वोल्ट सप्लाई हो रही तुम्हारे घरों में, इसका मतलब क्या है, क्या जिंदगी भर 200 मतलब 240 ही हर क्यों, अल्टरनेटिंग का मतलब क्या रहेगा, उसकी इक्विवेलेंट डायरेक्ट करंट की इक्विवेलेंट 240 वोल्ट की है, ठीक है। तो कहीं जीरो भी हो रही होगी, कहीं मैक्सिमम भी आ रही होगी, ERMS है वो, ठीक है। एक ये फॉर्मूला यूज लिखा है तुमने, इसका यूज होगा।
जब तुम्हें करंट की कोई वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब आरएमएस वैल्यू हुई है, जब तक तुमसे खुद ना कह दे वो कि दिस इज द पीक वैल्यू। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट नॉर्मल करंट नहीं है, वो चेंज होता रहता है। तो एक फिक्स वैल्यू अगर लिखी गई है तो फिक्स वैल्यू कौन सी हो सकती है, तो पीक वैल्यू हो सकती है। लेकिन पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में कैसे डिफर करोगे, पीक वैल्यू में लिखा होगा कि दिस इज द पीक वैल्यू, या पीक वैल्यू ऑफ करंट ऑब्टेन्ड इज दिस, या पीक वैल्यू ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग इन द सर्किट इज दिस। अगर कुछ नहीं लिखा है कि द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, भाई करंट फ्लोइंग है तो वो तो फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो लेकिन फिक्स वैल्यू लिख दी है, यानी कौन सी वैल्यू है वो, आई आर एम एस है, यानी ई आर एम एस दिया है और आई आर एम एस दिया हुआ है आपको, करो। देखो मैं करवा रहा हूँ, देखो ई आर एम एस कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो इधर ई आर एम एस कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट। फिर वही बात, अगर ई नॉट भी हो सकता है लेकिन लिखा होगा, स्पेसिफाई कर रखा होगा। बढ़िया, सही है, सही है। ये देखो गलती करोगे यहाँ कर दोगे गलती, इसलिए ध्यान से सुन लो, मैं बार बार फोकस इसीलिए कर रहा हूँ, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे नहीं पहचान पाओगे कौन सा वोल्टेज दिया हुआ है। वोल्टेज तो 3 टाइप के हैं ना, एक तो ई है नॉर्मल ई, एक ई नॉट है, एक ई आर एम एस है। नॉर्मल वाला दे नहीं सकते, अगर नॉर्मल वाला दिया होगा तो इक्वेशन की फॉर्म में दिया होगा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग नेचर का है ना वो इक्वेशन। जो ई इज इक्वल टू, जब भी ई दिया होता है कैसे दिया होता है, कुछ वैल्यू दी होगी, साइन ओमेगा टी, साइन 1000 टी, ऐसे दिया होता है ना। क्यों दिया होता है वो वैल्यू की फॉर्म में क्यों नहीं दिया होता, क्योंकि हो ही नहीं सकता एक वैल्यू कोई, तो चेंज होती रहेगी ना। अगर जैसे इन्होंने वैल्यू दे दी कि 12 वोल्ट, तो यानी कि ई आर एम एस दिया है इन्होंने। अगर यहीं पे दिया होता द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दैट इज कनेक्टेड टू द सप्लाई इज 12 वोल्ट, तब ई नॉट लिखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं दिया ना, पीक वैल्यू तो नहीं लिखा है, तो ई आर एम एस मानो, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई है, फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 50 हर्ट्ज़। आगे आर कनेक्टेड टू अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर। तो करंट कौन सा है, ये आर एम एस वाला। अगर पीक करंट बोलता है तो ई नॉट आई नॉट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल करंट लिखा है तो सॉरी आई आर एम एस हो जाएगा, दैट इज 0.5। चलो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड, अच्छा द करंट डिफर्स इन फेज बाय द फेज एंगल ऑफ π/3। तो π/3 क्या दे रखा है, फाई दे रखा है, फेज एंगल दे रखा है π/3 रेडियन। π/3 कितना होता है, 60 डिग्री। और क्या दे रखा है, हमें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर पता करनी है। आर कैसे पता करोगे बताओ, कॉस, देखो एक जब कभी कुछ कंपोनेंट पता करना है या एक्सेल पता करना है, आर यहाँ देखो एक्सेल के लिए भी पूछ सकता था। एक्सेल में क्या फंसता, एल फंसता तुम्हारा, ऐसा भी क्वेश्चन बना हुआ है, ऐसा नहीं आया हुआ है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेल, कैसे करोगे बता, या फिर एल की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये सर्किट ये वाला याद रखना, ये डायग्राम याद रखना, सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ एक्सेल होता है, यहाँ आर होता है, यहाँ जेड होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाना जानते ही हो, कुछ भी कर सकते हो। ये फाई है, फेज एंगल फाई होता है, कुछ ऐसा बनता है, एक्सेल ये है, ये याद रखना, सब कुछ हो जाएगा इससे। कंपोनेंट निकल जाएंगे, जेड निकालना हो, आर निकालना हो, एक्सेल निकालना हो, सब कुछ निकल जाएगा। जेड तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ से, देखो जेड इज इक्वल टू क्या होता है, ई आर एम एस अपॉन, अगर पीक वैल्यूज दी होती तो ई नॉट अपॉन आई नॉट हो जाता। अगर नॉर्मल दिया होता, ई नॉर्मल नहीं दे सकता है, ई अगर नॉर्मल नहीं बन सकता ना, वो तो फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। तो ई नॉट, अगर ई नॉट होगा तो आई नॉट रखना पड़ेगा। ऐसा ना मत करना कि ई नॉट लिख दिया तो यहाँ पे वो कर दो, समझ रहे हो, ई नॉट लिख दिया आई आर एम एस कर दिया, गलत हो जाएगा। आई आर एम एस से आई नॉट तक पहुँच सकते हो ना, आराम से पहुँच सकते हो, √2 वाला फॉर्मूला वो अप्लाई करके पहुँच सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने किया होता तो क्या होता, अपॉन √2 अपॉन रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात। ये छोटी छोटी चीज़ों में गलती यहाँ करोगे। तो 12 अपॉन 0.5 कितना हो जाएगा, हैं 24 ओम, 24 ओम की ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ठीक। हमें आर निकालना है तो क्या यूज़ करें, कॉज यूज़ करें, बेस है, हाइपोटेन्यूस है। अगर साइन, अगर मैं सपोज आर ना पूछा गया होता, इस क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना, बना हुआ है बल्कि, बन क्या सकता है, एल की वैल्यू पूछ सकता था, तो तुम क्या यूज़ करते हैं, साइन वाला यूज़ करते हैं, साइन फाई इज एक्सएल अपॉन जेड, ठीक। तो एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है, 2 पाई एफ, एफ दे रखा है देखो, ऐसा भी बन सकता है क्वेश्चन, कॉस फाई आर अपॉन जेड, सॉरी आर अपॉन जेड। तो आर की वैल्यू क्या होगी, जेड कॉस फाई, जेड की वैल्यू क्या है, अभी निकली है 24, कॉस 60 1/2 होता है, 24 1/2 12 ओम आ जाएगा। एल भी चलो निकाल लेते हैं, एल अगर निकालना हो तो साइन लो करो, एल भी पूछ सकता है। परपेंडिकुलर यानी कि एक्सएल अपॉन जेड, तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 60
एट साइन पाई/3 कुछ भी लिख लो इंटू जेड यानी 24 साइन पाई/3 कितना 60 साइन 60 √3/2 12√3 आ गया ओम। यहाँ से आप एल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो, ये भी हमने एक्स्ट्रा करवा दिया। इसका नोट नहीं हुआ नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का ही क्वेश्चन है ये। और भी क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये क्वेश्चन और लिखो। देखो अ बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम comma connected to an inductor 10 ohm connected to an inductor of inductance L, capital L, in series with AC source marked 100 volt, comma 50 हर्ट्ज। फेज एंगल की वैल्यू लिखो π/4 रेडियन। फेज एंगल इज π/4 रेडियन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L। देखें कैसे करते हो, करिए इसको, ये कर सकते हो, 2 लाइन का क्वेश्चन है। कैलकुलेट L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, करो। कहीं भी कुछ भी यूज़ हो सकता है, वैसे तो आसान है, कैसे यूज़ करने हैं चीज़ों को ये थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएगी चीज़ें। देखो चीज़ें दी गई हैं, कौन सी चीज़ यूज़ करूँ मैं तुरंत आंसर आ जाए, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दो। जब कभी कंपोनेंट निकालने हो, ध्यान रखना, जब कभी कंपोनेंट निकालने हो, फेज एंगल दिया हो तो ये डायग्राम पहुंच जाना, डायरेक्ट इस पे पहुंच जाना, सब मिल जाएगा तुम्हें। कंपोनेंट मतलब आर एल एक्सएल ये सब चीज़ें निकालनी तो इस पे पहुंच जाना। जब कभी जेड निकालना हो तब भी यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए ये चीज़ें दी होनी चाहिए। जेड के लिए ज़्यादा आसान तरीका क्या रहता है, ERMS IRMS ये सब चीज़ें दी हो तो जेड डायरेक्ट पहुँच जाओगे। या फिर जेड दिया है तुम्हें, सुनो, या फिर तुम्हें जेड अगर दिया है तो पिछले वाले केस में, लेकिन पिछले वाला केस फंस जाता। ऐसा तुम्हें दिया है कि तुम्हें जेड निकालना है, एल दिया है, सपोज तुम्हें एल दिया है, जेड निकालना है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, नहीं तो जेड का फॉर्मूला है ही R² + XL², यहाँ से भी निकल सकता है। तो भाई आया कहाँ से, यहीं से आया, अगर गौर करोगे तो यहीं से आया वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो कहाँ क्या यूज़ करना है अपनी समझ से यूज़ कर सकते हो। तो करो यार फटाफट इसको। एल निकालना है, एल कैसे, डायरेक्ट तो कुछ एल का है नहीं, एक्सएल पे पहुंचना पड़ेगा। आर दिया हुआ शायद है, आर एक्सएल, tan phi निकालो, tan phi XL/R होता है कि नहीं होता है, एफ दिया हुआ है शायद इसमें है, तो एल नहीं निकल जाएगा। देखो tan phi = सेकंड वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, tan phi = क्या होगा, XL/R होगा कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक्सएल की वैल्यू 2πf × L/R, इधर मल्टीपल में ले जाओ तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan phi, पाई कितना है, π/4, π/4 इधर मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 10, और अपॉन में कितना चलेगा 2πf चला जाएगा। इसको सर 10 π/4 1 होता है, 2 × 3.14, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50। बस इसको सॉल्व कर लो यार, ऐसे करना है बस आपको, कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो थोड़ा प्रैक्टिस से करो उसको, बाकी हैं तो बड़े आसान क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा।
वेरी गुड, सही है। 0.0318 आ रहा है, वो सही है। 0.03 तक सही है, सही है तुम्हारा। ऑनलाइन में सही बताया उसने। और यूनिट ज़रूर लिखनी है, हेनरी नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे। यूनिट का लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, घर से कर लेना। देखिए, लिखिए, इसको फटाफट लिखो पहले। हाँ, ग्रुप पे भेज देंगे। चलो चलो, आज के लिए इतने ही रखते हैं, इसको सही से पढ़ना, जाके कल और सर्किट्स पढ़ेंगे।